हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला क्लास 10th के लिए कौन लेकर आया? आपकी रूपाली मैम। रूपाली मैम आपको हिंदी पढ़ाती हैं तो और आजकल हम पढ़ रहे हैं 9th और 10th, और आज का जो पूरा वीडियो है हमारा वो सिर्फ क्लास 10th के लिए है। तो क्लास 10th के हिंदी में दो कोर्सेज चलते हैं, कोर्स ए और बी। अब बात ये उठती है कि दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है। तो दोनों कोर्सेज में कोई डिफरेंस इतना ही है जितना ज़मीन और आसमान का, मतलब दोनों के में ही सिलेबस पूरी तरीके से डिफरेंट है, बुक्स अलग हैं, इसीलिए इनको अलग अलग वे में पढ़ाया जाता है। तो अब जैसे कि मैंने सबसे पहले कोर्स ए पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि इनमें बुक्स अलग हैं, हम एक साथ इसको नहीं कवर अप कर सकते हैं। तो पहले हमने कोर्स ए लिया है और कोर्स ए में हमारी बुक है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। उसी तरीके के कोर्स बी में हमारी बुक चलती है स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। अब हमने जैसे बताया कि हम कोर्स ए ले रहे हैं, तो हमने अपनी पहली बुक ली है क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 हमारे काव्य खंड और गद्य खंड दो खंडों में विभक्त है। काव्य खंड हम आपको पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। काव्य खंड में हमारे 6 अध्याय थे, उनको हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम आ चुके हैं गद्य खंड में। गद्य खंड में भी हमारे पास कितने 6 अध्याय हैं। तो इन 6 अध्यायों में हमें सबसे पहले अध्याय से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि 6 के बाद 7वां। काव्य खंड में अभी तक 6 चैप्टर कर लिए और अब हम आगे 7th चैप्टर। काव्य खंड का पहला है लेकिन बुक का हमारा 7th चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? ये एक कहानी है। कौन सी एक कहानी है? नेताजी का चश्मा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब जैसे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को देखते हैं तो इनके चेहरे को हम बगैर इनके चश्मे के कभी इमेजिन नहीं कर सकते। कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। और अगर शायद हम अगर नेताजी को बगैर चश्मे के देखें तो शायद पहचानना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है ना, हम ना पहचान पाए। तो एक तरीके से कहते हैं ना, एक आइडेंटिटी मार्क होता है। इसी तरीके से ये चश्मा जो है वो नेताजी का आइडेंटिटी मार्क है। अब हमने चश्मे के बारे में पूरी कहानी शुरू करें उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। किसी भी कहानी में हम जाएं, प्रवेश करें, उससे पहले उसके लेखक को थोड़ा जान लेते हैं। तो हम उसके लेखक को भी जानेंगे, यानी कि इस वीडियो में आज हम देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो हम लेखक, यानी कि इस पूरी कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, तो उनके जीवन परिचय को जानेंगे और उनकी कुछ कृतियों को देखेंगे। अब ये देखने के बाद हम शुरू करेंगे पाठ का सार। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाठ में लेखक ने हमको बताई हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके पीछे छिपी हैं और हमसे पूछी जा रही हैं। तो पाठ के सार में हमने वो दोनों चीज़ें ही आपको पढ़ाएंगे, जो लेखक ने कही और जो पीछे छिपी हैं, दोनों चीज़ों को हम बताने वाले हैं। अब पाठ के सार से पहले हम थोड़ा सा पाठ की रूपरेखा आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये चैप्टर ही है नेताजी का चश्मा। नेताजी कौन है? अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी, आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का चश्मा जो है वो नदारत हो गया। कहने का मतलब है कि एक कस्बा था और उस कस्बे में एक मूर्ति लगी थी। उस मूर्ति में सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छी मूर्ति थी, लेकिन उसमें चश्मा गायब था। और इसी चश्मा को लेकर पूरी बन गई एक कहानी, और उसी कहानी को हम देखेंगे। तो बेसिकली ये कहानी हमारी बेस्ड है देशभक्ति की भावना पर। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हम देशभक्ति कैसे कर सकते हैं? भाई हमारे पास तो बहुत सारे काम रहते हैं, हम नहीं कर सकते। तो देशभक्ति ऐसा नहीं है कि हम जाएं बॉर्डर्स पे वहाँ लड़ाई करें तो ही हम देशभक्त कहलाएंगे और तभी हम अपनी देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, वहाँ रहकर अपनी देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। देशभक्ति यानी कि देश के बारे में सोचना, उसके भलाई के लिए कार्य करना, उनके उस देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिए उनका सम्मान करना, ये होती है देशभक्ति। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से भी अक्षम्य है, ठीक है, वो पूरी तरीके से जो है उसका शरीर भी सही नहीं है, वो बहुत बूढ़ा है, वो निर्धन है, उसके बावजूद वो अपनी देशभक्ति अपने तरीके से दिखाता है। इस पूरे पाठ में हम वही समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पाठ, लेकिन उससे पहले हमारे जो इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, उनके बारे में हम जानेंगे। क्या है देखिए,
स्वयं प्रकाश जी, इनका जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो अब आपको जो मेन ध्यान रखना है, अब आप ये बोलोगे कि मैम इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए एक पैरा दे दिया गया इसमें से और पूछा गया कि इस पाठ के लेखक कौन है, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जन्म हुआ 1947 में, कहाँ, इंदौर में, और इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। देखिए, इन्हें हम एक लेखक के रूप में जान रहे हैं, हमने क्या इनको पढ़ने जा रहे हैं एक लेखक के तौर पर, मगर देखिए इन्होंने क्या किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी और एज ए इंजीनियर इन्होंने एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी भी करी। अब इन्होंने क्या बोला कि इनका बचपन और नौकरी का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में रहा। इंदौर में जन्म हुआ जो कि मध्य प्रदेश में है, लेकिन पढ़ाई, बचपन, ये सारे और नौकरी, ये सब इन्होंने कहाँ पर करी, राजस्थान में करी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते थे। स्वैच्छिक मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट जिसे हम बोलते हैं, कि अपनी इच्छा से जब हम रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि अब अगर हम गवर्नमेंट सर्विस में आए तो 60 की एज में आपको रिटायर कर दिया जाता है, सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अगर हम ये कहें कि हम 50 तक काम करें और बोलें कि अब हमारा काम करने का मतलब मन नहीं है, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, तो वो होता है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अपनी इच्छा से हम रिटायर हो जाएं। तो इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली और उसके बाद आके कहाँ, भोपाल में रहने लगे और वसुधा संपादन से जुड़े रहे। तो वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़ गए। 8 दिसंबर सन 2019 को कर्कट रोग के कारण इनका देहांत हो गया। तो फिर क्या हुआ, 2019 में इनका निधन हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं इनकी कुछ रचनाओं पर। इनकी कहानी संग्रह है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संतान। तो ये इनकी कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और उपन्यास इन्होंने लिखा है बीच में विनय और ईंधन, ठीक है, तो ये इन्होंने एक उपन्यास लिखा है। इस तरीके से कुछ इनके कार्य रहे हैं। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं पाठ का सार। पाठ काफ़ी लंबा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो तो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन साथ ही साथ जो चीज़ें हमने जैसे थोड़ा सा छोटा करने के चक्कर में जो चीज़ें अलग से हटा दी हैं, उन्हें भी हम आपके इसके साथ कवर अप करते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ नेताजी का चश्मा कहानी देशभक्ति से जुड़ी है, जिसमें कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर क्या बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा पाठ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है कि किस तरीके से देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति प्रकट करता है अपने लेवल पे। और इस पूरे पाठ में उन्होंने कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देशभक्ति प्रकट करते हुए बताया है और उन सभी लोगों को बताया है जो अब देखिए, आप कभी कभी देखते हैं ना, कभी आप पार्क में जाओ या रोड साइड में हो, कहीं पर भी हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, पार्क में अगर पॉलीथीन पड़ी है या किसी ने जूस का टेट्रा पैक या कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंक दी है, तो वो उठाते हैं और उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा। तो ये क्या है, ये कंसर्न है कि हमारा देश जो है वो गंदा नहीं, जहाँ पर हम हैं, हमारी मातृभूमि है, इसे गंदा हमें नहीं करना। तो ये भी देशभक्ति प्रकट करने का अपना एक तरीका है। तो यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से उन सभी करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है जो देश के निर्माण, उसकी प्रगति, उसकी स्वच्छता, उसकी उज्ज्वलता, उसके सम्मान के लिए कार्यरत रहते हैं किसी भी तरीके से। लेखक बताते हैं कि हालदार साहब को हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरना पड़ता था, क्योंकि हर 15वें दिन कंपनी को कोई ना कोई ऐसा काम होता था जिसके कारण हर 15वें दिन हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे। अब इस कहानी में समझिएगा, सबसे पहले 3 कैरेक्टर हैं। कितने कैरेक्टर हैं? 3। पहली कहानी शुरू हो रही है हमारे हालदार साहब से, जो एक कंपनी में कार्यरत है, ठीक है। दूसरे हैं पान वाले। पान वाला कौन है? पान वाला उस दुकान में है जो दुकान नेताजी की मूर्ति जहाँ लगी है उस चौराहे पर है, उस पान वाले की दुकान। तीसरा है कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन चश्मे वाला वो व्यक्ति है जिसके माध्यम से इस पाठ में देशभक्ति की भावना को प्रकट किया जा रहा है। समझ में आ गया?
तो अब हालदार साहब से ये कहानी शुरू होती है कि एक व्यक्ति हैं हालदार साहब जो किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी में उनको कुछ ऐसा काम होता है कि हर 15 दिन उन्हें एक कस्बे से गुजरना पड़ता है ना। और वो कस्बा जो हर 15 दिन पे उस कस्बे से गुजरते हैं। अब वो कस्बा कैसा है, अब ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न आप पर आ सकते हैं। अब कस्बा कैसा है, कस्बा उतना अधिक बड़ा नहीं था, उस कस्बे में वैसे कुछ ही मकान थे जिन्हें पक्का मकान कहा जा सकता है और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा वहाँ पर केवल एक ही बाजार था। उस कस्बे में 2 स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, एक नगर पालिका भी थी। अब जहाँ नगर पालिका होती है वहाँ कुछ न कुछ काम भी करती रहती है। तो कस्बा जैसे बताया, कस्बा मतलब टाउन, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें कुछ ही पक्के मकान थे, ठीक है, बहुत कुछ मकान थे और वो भी पक्के थे, अधिक बड़ा नहीं था जिनमें पक्के मकान कहा जा सकता है। फिर उसके बाद आते हैं जिसे बाजार कहा जा सके ऐसा एक बाजार था सिर्फ, और उसमें 2 स्कूल थे, एक सीमेंट का कारखाना था, दूसरा वहाँ पर 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी। तो ये एक तरीके से बताया गया कि बहुत ही छोटा सा कस्बा था। अब कह रहे हैं कि जहाँ नगर पालिका होती है वहाँ पर कुछ काम भी करती है, भाई जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट का ही एक भाग है, तो जहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा नगर पालिका बहुत सारे काम करती है, जैसे सड़कों को दुरुस्त कराना, उन्हें पक्का कराना, साफ सफाई का ध्यान रखना, सुलभ शौचालय बनाना, बहुत सारी चीज़ें। आप सौंदर्यीकरण, अगर आप जहाँ कहीं की भी नगर पालिका है, कहीं शहर की है या कहीं गाँव की है, तो वहाँ सौंदर्यीकरण करना, वृक्षारोपण कराना, बहुत सारे काम जो है वो नगर पालिका द्वारा किए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि भाई यहाँ की नगर पालिका क्या काम करती थी। कभी वहाँ कोई सड़क पक्की करवा दी जा रही होती थी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देते थे, कभी कबूतरों के लिए घर बनवा देते, तो कभी कभी सभाएं करवा देती थी। तो समझ में आया। तो जो नगर पालिका उस कस्बे में थी वो क्या करती थी, सड़क पक्का करवाती थी, पेशाब घर यानी कि सुलभ शौचालय बनवाती थी, उसके बाद वो कबूतरों के लिए कुछ घर बनवाती देती थी, कबूतर बहुत होते ना तो उनके लिए एक घर बनवा दिए जाते थे, कुछ कवि सम्मेलन करा दिए जाते थे ताकि लोगों का मनोरंजन भी होता रहे। अब लेखक बताते हैं कि कस्बे की उसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी थी। जो कहानी लेखक हमें सुना रहे हैं वह कहानी उसी मूर्ति के बारे में है। अब क्या हुआ, जो ये नगर पालिका थी उस नगर पालिका के एक कोई उत्साही अच्छे अधिकारी थे, उनका मन हुआ कि भाई बाजार है तो हमें एक अपना देश क्या कहते हैं देशभक्त की मूर्ति भी लगवानी चाहिए। तो उन्होंने एक मूर्ति लगवा दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब पूरी कहानी जो हम सुनने जा रहे हैं अब वो उसी मूर्ति के बारे में है, क्योंकि वो मूर्ति बनी तो बहुत अच्छी बेहतरीन, लेकिन उसके बनने और उसके बनने के बाद की जो कहानी है वो अब शुरू होती है। जो कहानी लेखक हम सुना रहे हैं वह कहानी उसी मूर्ति के बारे में, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो पूरी मूर्ति के बारे में नहीं, उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में। लेखक को पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन उनको यह लगता है कि जो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति में कमी रह गई उसे के बहुत से कारण हो सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ, जो मूर्ति जिसकी कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो पूरी मूर्ति नहीं है, ठीक है, वो क्या है, बस्ट है, यानी कि सर से लेकर वेस्ट तक का, ठीक है, यहाँ तक का आपकी पूरी मूर्ति है, इसको बोलते हैं बस्ट। तो अब ये जो बस्ट है ये बनी किसकी है, संगमरमर की बनी हुई है। मैं यहाँ तक आपको कहानी सुनाऊँ उससे पहले मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ। संगमरमर की बनी है, बहुत खूबसूरत है, इसमें नेताजी बहुत यंग लग रहे हैं, मासूम से भोले से लग रहे हैं। इन्होंने जो है क्या कहते हैं आज़ाद हिंद फौज की जो वर्दी होती है वो पहनी हुई है, मगर सिर्फ एक कमी है और वो कमी है उस मूर्ति पे चश्मा नहीं है, ठीक है। उसी कमी के बारे में हम जानना जा रहे हैं। अब जो वो कमी है उसके पीछे अब लेखक को ये नहीं पता कि ये कमी कैसे हुई, उन्हें नहीं पता, लेकिन अब वहाँ पर लेखक ने अंदाजे लगाना शुरू हुआ कि हो सकता है ऐसा हुआ हो,
तो ये कमी रह गई, ऐसा हुआ हो तो ये कमी रह गई। अब क्या क्या उन्होंने अंदाजे लगाए हैं उस कमी के रह जाने के पीछे। हो सकता है जैसे जिसने भी सुभाष चंद्र की मूर्ति बनाई हो उसको देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, या फिर अच्छी मूर्ति बनाने के लिए जो खर्चा लगता है और जो उन्हें मूर्ति बनाने के लिए खर्च दिया गया होगा उससे कहीं बहुत ज़्यादा खर्च होने के कारण सही मूर्तिकार को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अब इन्होंने देखो पहले क्या बताया, उन्होंने पहला रीज़न बताया कि जिसने भी ये मूर्ति बनवाने की सोची उसे जो है अच्छे मूर्तिकारों के बारे में पता नहीं होगा कि भाई कौन बनाएगा। उसने ये सोच तो लिया कि भाई हम एक मूर्ति बनवाकर जो है चौराहे पे लगवाते हैं, लेकिन अब वो मूर्ति कौन बनाएगा, तो हो सकता है कोई मूर्तिकार उन्हें अच्छा ना मिला हो और जो मिला उसने जो है ये कमी छोड़ दी हो। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो अच्छे मूर्तिकार थे वो ज़्यादा पैसा मांग रहे हों और नगर पालिका के पास इतना पारित खर्च नहीं होगा। मतलब हर काम के लिए जो है वो पारित किया जाता है कि भाई इस अगर आपने मूर्ति बनवानी है तो इतना पैसा आपको नगर पालिका की तरफ से मिलेगा, इसी में आप चलाइए। अब मूर्तिकार जो होगा वो ज़्यादा पैसे मांग रहा होगा तो इनके खर्चे में बैठा नहीं होगा, इसलिए इन्होंने किसी एक सस्ते मूर्तिकार को पकड़ा होगा और उससे मूर्ति बनवा दी होगी, जिसने इतना ध्यान नहीं दिया और ये कमी रह गई, यानी कि वो भूल गया होगा चश्मा लगाना। या हो सकता है काफ़ी समय भाग दौड़ और लिखा पढ़ी में बर्बाद कर दिया गया होगा और बोर्ड के शासन करने का समय समाप्त होने की घड़ियां नज़दीक आ गई होंगी और मूर्ति निर्माण उससे पहले करवाना हो, जिस कारण किसी स्थानीय कलाकार को ही मौका देने का निश्चय कर लिया गया होगा। अब पहला रीज़न बताया कि मूर्तिकारों की पहचान नहीं होगा, दूसरा रीज़न बताया होगा सफिशिएंट फंड नहीं होगा, तीसरा कारण ये बताया होगा उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा। देखिए नगर पालिका 5 वर्ष के लिए नियुक्त की जाती है। अब जब ये बनाने की सोची गई होगी तो कुछ समय पश्चात ही इस नगर पालिका का कार्य समय समाप्त होने वाला होगा, तो अब उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई ये कार्य हमारे द्वारा ही किया जाएगा, इसलिए मूर्ति जल्दी जल्दी बनाओ। अब जल्दी जल्दी बना, कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, जल्दी बनाने के चक्कर में इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। तो अब जल्दी के चक्कर में क्या हुआ होगा कि इन्होंने जो है एक ऑप्शन ढूंढा होगा कि ठीक है जल्दी जो मूर्ति बना सके तो एक स्थानीय कलाकार को, मतलब एक बहुत मंझे कलाकार को पकड़ो, उससे अच्छा है कि स्थानीय कलाकार को जो हमारे आसपास ही हो। और अंत में क्या हुआ होगा, और अंत में उस कस्बे के एकमात्र हाई स्कूल के एकमात्र ड्राइंग मास्टर को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। अब चूंकि इनके पास समय कम है तो अगर हम एक बहुत ही जो है प्रोफेशनल मूर्तिकार को लेंगे तो वो तो टाइम मांगेगा, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं अपने स्कूल के ही ड्राइंग मास्टर जो हैं मोतीलाल, उनको दे दिया जाए ये मूर्ति बनाने के लिए। तो अब समय कम था इसलिए मोतीलाल जी को ही कह दिया गया कि भैया आप मूर्ति बनवाइए, और उन्होंने मूर्ति बनवाने का काम दे दिया गया। अब मोतीलाल, यहाँ लेखक उन ड्राइंग मास्टर का नाम मोतीलाल जी मानते हैं क्योंकि मूर्ति के नीचे जिस मूर्तिकार का नाम लिखा है वह मोतीलाल है, और लेखक ने उस मूर्तिकार को हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर इसलिए माना क्योंकि कोई भी मूर्तिकार किसी महान व्यक्ति की मूर्ति बनाते हुए कोई भी गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो रीज़न अब यहाँ पर लेखक ने मोतीलाल को ही क्यों कहा, क्योंकि जो मूर्ति उन्होंने देखी उस मूर्ति के नीचे मूर्तिकार का नाम लिखा होता है, तो वहाँ पे मोतीलाल नाम लिखा था, तो उन्होंने समझा कि जिसने मूर्ति बनाई वो मोतीलाल का नाम का है। अब वो एक प्रोफेशनल मूर्तिकार नहीं होगा क्यों, और उसे हाई स्कूल का क्यों बोला, हाई स्कूल का मास्टर इसलिए बोला क्योंकि जो अगर बहुत मंझा कलाकार होता तो वो इस तरह की मिस्टेक नहीं करता। और दूसरी बात, जब इस बारे में बिना मूर्ति चश्मे वाली मूर्ति के लिए लेखक ने पूछा था ना पान वाले से, तो पान वाले ने भी बताया था कि मूर्तिकार जो है मोतीलाल जी चश्मा बनाना भूल गए, ठीक है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस रीजन से उन्होंने ये कहा, और लेखक मानते हैं कि उन मास्टर जी को ये काम इसलिए सौंपा गया होगा क्योंकि उन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाया होगा। अब मूर्ति बहुत सुंदर थी, नेताजी सुभाष चंद्र बहुत सुंदर लग रहे थे। अब यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ड्राइंग मास्टर को ही ये काम सौंपा गया होगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे का साफ रीज़न ये है कि इनको काम जल्दी करवाना था,
किसको? नगर पालिका को। तो उन्होंने कहा, और मोतीलाल ने कहा होगा कि भाई हम 1 महीने में मूर्ति बनाकर दे देंगे, तो इसलिए ये काम उनको सौंप दिया गया। अब हम आ जाते हैं, मूर्ति जब बन के तैयार हुई तो मूर्ति देखने में तो बेहतरीन, बहुत सुंदर लग रही थी। ठीक है, जैसा यहाँ पर बताया गया है कि वह मूर्ति बहुत सुंदर थी, नेताजी सुभाष चंद्र बहुत सुंदर लग रहे थे, तो सब कुछ उस मूर्ति में अच्छा था। वे बिल्कुल बच्चों की तरह निश्चल और कम उम्र वाले लग रहे थे। उनकी वह मूर्ति फौजी वर्दी में बनाई गई थी। तो जो चेहरा तराशा गया था, मोतीलाल जी ने जो चेहरा तराशा था, उसमें काफ़ी यंग एज के नेताजी लग रहे थे, भोलापन था, निश्चल था, ये सारी चीज़ें, और उन्होंने वर्दी पहनी थी, किसकी? आज़ाद हिंद फौज की वर्दी पहनी हुई थी। जब भी कोई मूर्ति को देखता तो मूर्ति को देखते ही उसे नेताजी सुभाष चंद्र जी के प्रसिद्ध नारे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि याद आने लगते थे। तो वो मूर्ति, इस वक्तव्य से ये पता चलता है कि मूर्ति के अंदर सजीवता थी कि हाँ, नेताजी अभी बोल पड़ेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी कि जो उनके द्वारा लगाया गया नारा है वो उनकी मूर्ति देखकर हमें तुरंत याद आ जाता है, यानी कि उस मूर्ति में बहुत सजीवता थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ने जिस प्रकार मूर्ति बनाई है उसकी कोशिश सफल और प्रशंसा के काबिल है। यानी कि जिस किसी ने, अब ये वक्तव्य से तो पता चल रहा है कि मूर्ति सुंदर है, नेताजी बहुत प्यारे लग रहे हैं, पूरा सजीवता दिख रही है, तो यानी कि जिसने भी मूर्ति बनाई वो काबिले तारीफ है, यानी कि उसके अंदर हुनर है, ये बात निश्चित है। परंतु उस मूर्ति में केवल एक चीज की कमी थी जो उस मूर्ति को देखते ही अटपटी लगती थी, और वह कमी थी सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब यहाँ पर चश्मा नहीं था से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि जब हालदार साहब ने पहली बार नेताजी की मूर्ति को देखा तो हम लोगों ने अभी क्या देखा था, नेताजी जो चश्मा लगाते थे वो गोल फ्रेम का पतला तार वाला चश्मा लगाते थे। लेकिन जब हमारे हालदार साहब ने पहली बार मूर्ति देखी तो उसमें असली का चौड़े चौखट यानी कि रेक्टेंगल जो स्क्वायर में मोटे फ्रेम वाला चश्मा चढ़ा हुआ था, जैसा चश्मा सुभाष चंद्र बोस जी कभी नहीं लगाते थे। तो यहीं से ये कहानी शुरू हुई थी। तो जब हालदार साहब को ये कमी कैसे खली, उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति उनके एक्चुअल चश्मे के बगैर है, ठीक है, और उस पर लगा कैसा है, कोई दूसरा चश्मा। यह इसलिए कमी थी क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा चश्मा लगाए रहते थे और उनकी मूर्ति बिना चश्मे के बहुत अटपटी लग रही थी। अब उनकी मूर्ति पर कोई चश्मा था नहीं। अब जैसे मूर्ति बनाकर लगा दी गई बगैर चश्मे के तो वो मूर्ति अटपटी लग रही होगी। अब किसी को तो ये अटपटापन खला होगा ना, क्योंकि हम क्या है, अगर नेताजी को बोले कि भाई वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं तो उनको अगर हम देखेंगे, इमेजिन करेंगे तो उन्हें बगैर चश्मे के हम इमेजिन नहीं कर सकते। और वो मूर्ति क्या थी, बगैर चश्मे की थी, इसलिए वो अटपटी लग रही थी। सुभाष चंद्र जी की मूर्ति पर चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब संगमरमर की मूर्ति है तो चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए, मगर मूर्ति क्या थी, मूर्ति तो संगमरमर की थी, चश्मा नहीं था, इवन संगमरमर का नहीं था। क्योंकि जब मूर्ति संगमरमर की है तो चश्मा भी उसी का होना चाहिए था। अब मान लीजिए हम लोगों ने तो इतनी सारी हर चौराहे पे मूर्तियां लगी होती हैं, देखी है ना आप लोगों ने, तो अब हम भी जहाँ मूर्ति देखते हैं उनमें अगर मान लीजिए किसी ने कोई कपड़े पहने हैं या चश्मा लगाया है या तलवार ली है या घोड़े पे बैठे हैं, वो सब कुछ, अगर वो मूर्ति पत्थर की बनी है तो पत्थर की होती है, संगमरमर की बनी है तो ये सारी चीज़ें संगमरमर की होती हैं। तो यही चीज़ उन्होंने बताया कि चश्मा संगमरमर की है तो चश्मा भी उसी का होना चाहिए था, लेकिन उस मूर्ति पर एक मामूली सा बिना किसी विशेषता वाला और असल के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब उसमें संगमरमर का चश्मा नहीं, चश्मा था, लेकिन कैसा था, चौड़े फ्रेम वाला काला चश्मा, एकदम नॉर्मल जो लोग पहनते हैं उस तरीके का चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे के आगे बढ़ रहे थे और चौराहे पर पान खाने रुके थे, तभी उन्होंने इस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया था। अब पहली बार जब हालदार साहब ने इस मूर्ति को देखा था तो मूर्ति की इस एकदम अलग सी चीज को देखकर उन्होंने नोटिस कर लिया था और उन्हें ये चीज बड़ी अच्छी लगी थी।
ध्यान केंद्रित किया और यह देखकर उनके चेहरे पर एक हंसी मजाक भरी मुस्कान आ गई। कहते हैं ना, अब हम लोग कुछ अटपटी अलग सी चीज देखते हैं तो हंसी आ जाती है। अब हालदार साहब की इस हंसी का पीछे का रीजन क्या था, चलिए देखते हैं। यह सब देखकर उन्होंने कहा कि वाह भाई, यह तरीका भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा असलियत का। मूर्ति पर असली चश्मे को पहनाने पर हालदार साहब नागरिकों को देशभक्ति की सराहना कर रहे थे। तो यहाँ पर उनके चेहरे पर हंसी क्यों आई? उन्होंने कहा कि भाई मूर्ति तो संगमरमर की, मगर चश्मा उस क्या कहते हैं असली का। तो कहने का तात्पर्य है कि ये आइडिया अच्छा है कि भाई मूर्ति कपड़े तो बदल नहीं सकती, चश्मे तो बदल ही सकती है ना। तो ये आइडिया उन्हें बड़ा अच्छा लगा था और उन्होंने बाद में ये भी इस चीज़ को सोचा कि ये मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की बगैर चश्मे की रही। अब ये चश्मे का अटपटापन किसी को खला होगा, जिसको खला तो वो वैसा चश्मा नहीं, तो उसको जो समझ में आया उसने वो चश्मा जो है वो नेताजी को पहना दिया होगा। ऐसे जैसे नेताजी को देखने में दिक्कत हो रही है या पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उनकी सहूलियत के लिए चश्मा पहनाया गया होगा। क्योंकि वह मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं थी, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी। ठीक है, अब कोई नॉर्मल मूर्ति होती शायद कोई इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन नेताजी की बहुत बड़ी भागीदारी रही हमारे देश को स्वतंत्र कराने में। तो अब उनके प्रति ये सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और उस पर एक बहुत ही बड़ी कमी थी और उस मूर्ति पर मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया था, जो कहीं ना कहीं नेताजी का अपमान स्वरूप देखा जा सकता था। तो ये मूर्ति बनाई गई तो ये उनके प्रति एक सम्मान का भाव तो था, लेकिन चश्मा नहीं दिया गया, ये एक कहीं ना कहीं उनके अपमान का स्वरूप बन रहा था। ठीक है, क्योंकि नेताजी ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व त्याग दिया था और उनकी छवि को उनके इस सहृदय प्रस्तुत करना हर देशवासी का कर्तव्य है। अब उन्होंने क्या चीज़ बताई कि भाई नेताजी ने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर उनके प्रति हम ये भाव प्रकट नहीं करते हैं तो ये एक तरीके से हम उनका अपमान कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। और कस्बे के नागरिकों ने भी अपने इसी कर्तव्य का निर्वाह करने की कोशिश में, अतः हालदार साहब इस घटना को देशभक्ति से जोड़कर देख रहे हैं। तो समझ में आया ना कि क्या था कि जो कस्बे के लोग थे उन्होंने इसी बात का ध्यान रखा और नेताजी की उस मूर्ति पर एक नॉर्मल सा चश्मा लगा दिया। और हालदार साहब इसी देशभक्ति की भावना की बात कर रहे हैं कि जो कस्बे के लोग थे वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने अभी तक पर्टिकुलर किसने लगाया ये बात उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि यहाँ के लोग ऐसे देशभक्त लोगों का सम्मान करना जानते हैं और जिस तरीके से बन पड़ता है वैसे करते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब को किसी काम से कस्बे से गुजरना था तो उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे कुछ अलग दिखाई दिया। अब भाई जब उन्होंने पहली बार देखा तो चौड़ा काला फ्रेम का उन्होंने चश्मा लगा रखा था। देखकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा, सारी चीज़ें उन्होंने सोची और वो वहाँ से चले गए। लेकिन फिर 15 दिन बाद, क्योंकि वो हर 15 दिन से उस कस्बे से गुजरते थे, फिर 15 दिन बाद उस कस्बे से गुजरे। अब कि उन्होंने देखा कि उस मूर्ति में बदलाव था। ठीक है, पहले जो मूर्ति देखी थी 15 दिन पहले और अब 15 दिन बाद जो मूर्ति देख रहे थे उस मूर्ति में कुछ अलग दिख रहा था। जब पहली बार उन्होंने मूर्ति को देखा था तब मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाला 4 कोने वाला चश्मा था, यानी कि चौकोर मोटे फ्रेम का चश्मा था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। अब उन्होंने दूसरी बार जब देखा तो तार वाला, यानी कि बहुत ही पतला तार वाला फ्रेम का गोल चश्मा लगा हुआ था। यानी कि मूर्ति वही थी, मूर्ति वो ही थी जो पहले थी, लेकिन चश्मा बदल गया था। यह सब देखकर हालदार साहब की जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई और इस बार वे उस पान वाले से बोले जिसकी दुकान पर वे पान खाया करते थे कि वाह भाई, क्या तरीका है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब उन्होंने जब पहले देखी तो दूसरा चश्मा, दोबारा आए तो दूसरा चश्मा। अब उनको ये क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर ये मूर्ति का चश्मा बदला कैसा।
अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो उसी चौराहे पे एक पान वाला बैठा था, जिस पान वाले की दुकान पर हालदार साहब पान खाया करते थे रुक के। पहुंच गए वहां पर और उन्होंने अपनी उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए पान वाले से बोल दिया कि भैया ये तरीका तो अच्छा है कि भाई मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो कम से कम चश्मा तो बदल ही सकती है। ये बात उन्होंने पान वाले से पूछी कि बाकी कैसे बदलता है ये चश्मा। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। कौन? पान वाला। अब उन्होंने पूछा कि भाई ये चश्मा कैसे बदलता है, तो पान वाला आंखों आंखों में हंसा। अब आंखों आंखों में क्यों हंसा? क्योंकि उसके मुंह में पान था। प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसने पीछे घूमकर दुकान के नीचे अपने मुंह में भरे हुए पान को थूका। अब चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछ लिया था कि भाई ये चश्मा कैसे बदलता है, तो आंखों आंखों में हंसा, पीछे की तरफ घूमा अपनी दुकान के पीछे और उसके मुंह में जो पान भरा था उसने वो थूक दिया और पान खाने के कारण हुई लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला। अब पान खाते ना तो जैसे दांत के रंग कैसे बदल जाते, सफ़ेद की जगह थोड़ा सा काली और कत्थई सी बत्ती सी हो जाती है, वैसी बत्ती सी दिखाकर हंसते हुए बोला, यह सब कैप्टन चश्मे वाला करता है। कौन करता है? ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब उसके उत्तर को समझ नहीं पाए और फिर पूछने लगे क्या करता है। अब उन्होंने पूछा तो उसने बोला कि यह सब जो है कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हालदार साहब अभी भी नहीं समझ पाए क्या करता है। उन्होंने दूसरा सवाल पूछ लिया कि आखिर वो कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है, क्या काम करता है। हालदार साहब अब नहीं समझ पाए और बोले, पूछ बैठे क्या कहते हैं, क्या कहना चाहता है कि वे फिर से पूछ बैठे क्या मतलब, यानी क्या करता है, क्या मतलब है इसका। वो चेंज कर देता है। पान वाला फिर समझाते हुए कहता है, ऐसा समझ लो उसके पास कोई ग्राहक आ गया होगा जिसको चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए होगा। तो अब उन्होंने समझाते हुए पान वाले ने बोला कि चेंज कर देता है। ठीक है, क्या? चश्मा चेंज कर देता है। तो अब उसने पूरी तरीके से समझाना शुरू किया। किसने? पान वाले ने। कि मान लीजिए कि उसके पास कोई ग्राहक आ गया। उन्होंने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला है, वो चश्मा बेचता है। अब उसके पास जो है कोई एक ग्राहक आया, उसको जो है वो क्या चाहिए? वो चश्मा चाहिए जो नेताजी की मूर्ति पे लगा है। ये चीज़ बताया ना, ग्राहक आ गया जिसको चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए। कैसा चौड़े चौखट वाला? जैसा पहले दिन हालदार साहब ने मूर्ति में चश्मा देखा था ना, चौड़े चौखट वाला, वही चीज़। उन्होंने बोला कि चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए होगा। तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? क्योंकि वो चश्मा तो उसने नेताजी की मूर्ति पे लगा दिया है। अब ग्राहक मांग रहा है कि चौड़े चौखट वाला चश्मा दो, कैप्टन के पास है नहीं, तो वो कहाँ से लाएगा? क्योंकि वह तो उसने मूर्ति पर रख दिया होगा। तो उस चौड़े चौखट वाले चश्मे को मूर्ति से निकाल कर उस ग्राहक को दे दिया। फिर क्या हुआ? अब उस ग्राहक को तो चश्मा चाहिए, तो उसने मूर्ति पर पहनाया था, तो उसने मूर्ति से वो चश्मा निकाला और ग्राहक को दे दिया, क्योंकि ग्राहक को वही चश्मा चाहिए था जो उसने नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया था। और मूर्ति पर कोई दूसरा चश्मा बैठा दिया। फिर उसने मूर्ति पे दूसरा चश्मा बैठा दिया, यानी कि नेताजी को दूसरा चश्मा लगा दिया। हालदार साहब को पान वाले की सारी बातें समझ में आ गई थी, लेकिन एक बात अभी भी उनकी समझ में नहीं आई कि अगर कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर असली चश्मा लगाता है तो नेताजी का वास्तविक चश्मा कहाँ गया। अब उन्होंने ये पूछा कि भाई ये चीज़ तो ठीक है, चलो अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति उनको चश्मा पहना देता है, लेकिन नेताजी तो बगैर चश्मे के रहते नहीं, तो उनका जो वास्तविक चश्मा है वो कहाँ गया। अभी हालदार साहब को ये सारी चीज़ें पता नहीं है। तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछ लिया कि नेताजी का असली चश्मा कहाँ है। पीछे मुड़कर पान वाले ने पान की पीक नीचे थूकी। अब उसके मुंह पे फिर से आया था, तो उसने फिर से मुड़ा और फिर से उसने पीछे थूका और मुस्कुराता हुआ बोला कि नेताजी का वास्तविक अर्थात संगमरमर का चश्मा मास्टर यानी मूर्तिकार बनाना भूल गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने ऐसा क्यों, क्योंकि उस पान वाले ने, तो पान वाले ने क्या बताया कि मूर्तिकार अर्थात मास्टर जी जो हैं उस चश्मे को बनाना भूल गए। पान वाले के लिए यह एक दिलचस्प बात थी कि हालदार साहब के लिए बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली बात थी। अब क्या बात थी? क्योंकि देखिए
उस चौराहे पे लगी हुई मूर्ति में ये जो सारे काम हो रहे थे, ये किसी के लिए इंटरेस्टिंग लग सकता है, लेकिन हालदार साहब को ये बहुत ही हैरान करने वाली यानी कि सरप्राइज करने वाली बात थी। ये सरप्राइज करने वाली बात क्यों थी कि कोई कैसे इतनी महत्वपूर्ण चीज़ भूल सकता है। नेताजी को हम लोग बगैर चश्मे के इमेजिन नहीं कर सकते, तो सोचिए जो मूर्तिकार ने चश्मा बनाया होगा वो कैसे इस तरीके से भूल सकता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण काम जो है वो भूलना नहीं चाहिए था। अब हालदार साहब को अपनी सोची हुई बात सही लग रही थी कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल सच में ही उस कस्बे का अध्यापक था। अब उन्होंने जो ये चीज़ बोली थी ना कि वो मूर्तिकार जो है वो इस यहाँ का अध्यापक रहा होगा, ये बात उन्होंने अपने दिमाग में सोची थी, तो वो बात सही थी, क्योंकि इस बात पर मोहर किसने, पान वाले ने भी लगा दी कि मास्टर मोतीलाल बनाना भूल गए, अर्थात वो अध्यापक रहे होंगे। अपने ख्यालों में खोए खोए वे पान वाले को उसके पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने आदर से सर झुकाते हुए जीप की तरफ चले। ठीक है, अब उन्होंने ये सारी चीज़ें जान ली कि भाई ये चश्मा कौन बदलता है, तो पान वाले ने बता दिया कैप्टन चश्मे वाला बदलता है, तो असली चश्मा कहाँ गया, तो मूर्तिकार बनाना भूल गया। ये सारी बातें हुई और वो अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें सोचते सोचते पान वाले को पैसा दिया, घूमे और जीप की तरफ आने लगे, क्योंकि अब जीप में बैठ के उनको जाना था। लेकिन कुछ सोच कर रुक गए और पीछे मुड़े और पान वाले के पास वापस जाकर पूछा। अब उनके दिमाग में फिर से और प्रश्न आए। ठीक है, अब वो क्या है, पैसे चुका के वापस जीप के पास पहुंचे, वहां तक पहुंचते उससे पहले उनके दिमाग में कुछ प्रश्न आ गए। वो वापस घूमकर पान वाले के पास पहुंचे। अब क्या पूछने लगे, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई सेवानिवृत्त सिपाही। अब नेताजी के प्रति जो सम्मान वो कैप्टन चश्मे वाला दिखा रहा है, तो आखिर कैप्टन चश्मे वाला कौन है। तो उन्हें ये लगा क्या कोई वो स्वतंत्रता सेनानी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई व्यक्ति है या इनका कोई सलाहकार, कोई भी, मतलब जो नेताजी से कनेक्टेड है, क्या कैप्टन चश्मे वाला वैसा ही है। ऐसा हालदार साहब ने इसलिए पूछा क्योंकि हालदार साहब के मुताबिक आज के समय में नेताजी का इतना ख्याल या इतनी देशभक्ति तो किसी ऐसे व्यक्ति की हो ही नहीं सकती जो या तो नेताजी से जुड़ा हुआ हो या आज़ादी की लड़ाई का कोई सिपाही हो। तो मतलब वो उस समय के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ थे। ठीक है, जिस समय की बात चल रही है कि लोगों के लिए देशभक्ति जो है सिर्फ एक भावना बन के रह गई थी, मतलब हंसी मजाक की चीज़ें बन के रह गई थी, लोग इसे मानते नहीं थे। लेकिन कैप्टन चश्मे वाला इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, तो उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही थी कि ये ज़रूर कोई देशभक्ति से जुड़ा हुआ, देश के कर्तव्यों के प्रति समर्पित एक कोई व्यक्ति रहा होगा। इसीलिए उन्होंने ये बात पूछी कि वो आज़ाद हिंद फौज का कोई सेवानिवृत्त सिपाही है या जो है वो उनका साथी रहा। अब तक पान वाला नया पान खाने जा रहा था, अपने हाथ में पान पकड़े हुए पान को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को बड़े ध्यान से देखा। अब हालदार साहब ने जो क्वेश्चन पूछ लिया था, अब उससे पहले तो वो अपना एक पान खा के थूक चुका था, अब दूसरा पान खाने जा ही रहा था कि हालदार साहब ने फिर से एक सवाल दाग दिया। अब उसने इतनी दूर पान रोक के और वापस हालदार साहब की तरफ देखा। क्या हुआ, ध्यान से देखा, क्योंकि हालदार साहब बहुत जिज्ञासा से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में पूछ रहे थे। फिर उसने वही लाल काली बत्ती सी दिखाई, यानी कि फिर से वो हंसा। लाल काली बत्ती सी दिखाने का मतलब क्या, जब हम हंसते हैं तो हमारी दांत दिखते हैं। अब उसके पान खाता था तो उसकी बत्ती सी थोड़ी गंदी सी थी, लाल काली सी, तो वो हंसता हुआ बोला और मुस्कुराकर हालदार साहब से बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो एकदम पागल है, पागल। फिर इशारा करके दिखाते हुए बोला कि वो देखो वो आ रहा है। अब पान वाला जो है वो कैप्टन चश्मे वाले का मजाक बनाते हुए कहता, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो पागल है, पागल। और फिर जहाँ से पान वाला बैठा था तो उसने देख लिया कि कैप्टन चश्मे वाला आ रहा है, तो उसने ऐसे करके इशारा करते हुए देखा कि वो देखिए वो चला आ रहा है। ठीक है, आप उसी से बात कर लो, उसकी फ़ोटो वोटो छपवा दो कहीं, जिससे उसका कोई नाम हो जाए या जिससे लोग उसे पहचानने लगें।
तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि उसी से बात कर लो, वो आ रहा है तुम उसी से पूछ लो कि भाई वो कौन है क्या है, उसकी फ़ोटो छपवा दो। ऐसा नेताजी की इज्जत करता है, उसकी फ़ोटो वोटो छपवा दोगे तो उसका भी मान सम्मान हो जाएगा। हालदार साहब को पानवाले के द्वारा किसी देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु जब वे मुड़े तो वह ये देखकर एकदम हैरान रह गए। अब जिस तरीके से पानवाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाया, ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। किनको? हालदार साहब को। क्योंकि भाई देखिए, पानवाला जैसा भी हो, वो अपनी तरफ से अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से जो लोग देशभक्ति प्रकट करने वालों के ऊपर हंसते हैं, वो खुद तो देश के प्रति समर्पित नहीं रहते, कुछ करते नहीं, लेकिन जो लोग करते हैं उनके ऊपर हंसते हैं। तो ऐसे लोगों को वो लोग हालदार साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और उन्हीं में से था ये पानवाला। अब चूंकि उन्होंने उसके बाद तुरंत ही किसको देख लिया? कैप्टन को देख लिया, और कैप्टन को देखते ही वे हैरान रह गए। क्यों हैरान रह गए? कि एक हद से ज्यादा बूढ़ा, कमजोर सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। अब क्या था, जब पानवाले ने बताया ना कि कैप्टन चश्मे वाला जो है वो चश्मा बदल देता है मूर्ति का, तो कहते हैं ना, किसी का नाम देख जानकर हम उसके लिए एक इमेजिनेशन करने लगते हैं, उसके बारे में हम सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा रहा होगा, ये व्यक्ति वैसा रहा होगा। तो ये वो सोचने लगे। कौन सोचने लगे? हालदार साहब, कि भाई कैप्टन क्या रहा होगा? मजबूत सा, बलिष्ठ सा, लंबा चौड़ा व्यक्ति होगा, फौज का डिसिप्लिन वाला व्यक्ति इस तरीके का होगा। लेकिन जैसा उन्होंने देखा, एक बहुत ही कमज़ोर, दुबला पतला सा और लंगड़ा है, सर पे गांधी टोपी है, पहने हुए है, आंखों में काला चश्मा, एक हाथ में एक संदूक, एक हाथ में एक बांस। तो जैसा उन्होंने इमेजिन किया था उसके बारे में, वो उससे बिल्कुल उलट था। इसीलिए जो हमारे हालदार साहब हैं वो एकदम हैरान रह गए थे। अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो एक दुकान बंद थी, उसके सहारे अपना बांस रख रहा था, जिसपे उसने बहुत सारे चश्मों को टांगा हुआ था। अब ये आप अपनी बुक में देखेंगे तो वो पिक्चर बनी हुई है। उसे देखकर हालदार साहब को बहुत बुरा लगा। वे सोचने लगे, इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। अब उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि भैया ये इतना गरीब है कि इसकी दुकान भी नहीं है, और ये फेरी लगाने का मतलब होता है घूम घूम कर अपना प्रोडक्ट सेल करना। तो वो घूम घूम के अपने चश्मे बेचता है। हालदार साहब अब और भी ज़्यादा सोच में पड़ गए। वे बहुत कुछ और पूछना चाहते थे, जैसे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने पहले ही साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना दूसरा पान खा लिया था। अब पान जो है वो अपना वो दूसरा पान ना थूकता। तो अब वो उनसे कोई बात नहीं करना, क्योंकि उन्होंने पहले ही कैप्टन को दिखा दिया था कि जाओ भैया उससे बात कर लो जाके। तो अब ये इसके जो हालदार साहब के दिमाग में जितने भी प्रश्न थे वो उनके दिमाग में ही रह गए, क्योंकि पान वाला अब उसका जवाब नहीं देना चाहता था। क्योंकि पान वाले ने कैप्टन की ओर इशारा करके हालदार साहब को बता दिया था कि वो कैप्टन, और अब जो कुछ भी हालदार साहब को पूछना है वह उसी से जाकर पूछ लें। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि भाई मैं तो पान खा रहा हूँ, तुमको जो पूछना है उस व्यक्ति को दिखा दिया है, उसी से जाओ, उसी से पूछ लो, मुझसे मत पूछो। इसी कारण अब हालदार पान वाले से कुछ नहीं पूछ सकते थे। हालदार साहब बिना कैप्टन से मिले या कोई प्रश्न किए ही जीप में बैठकर चले गए। अब वो कैप्टन से बात नहीं किए, अब उनके दिमाग में जितने सवाल थे वो उनके दिमाग में ही रह गए। वो जीप में बैठे बिना कुछ कैप्टन से बात किए और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले 2 सालों तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। इस वाक्य के बाद वो 2 साल तक हर 15 दिन उस कस्बे से गुजरते और हर बार मूर्ति पे एक अलग चश्मा देखते रहते। अचानक फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था।
तो नेताजी का चश्मा तो था ही नहीं, उसके ऊपर जो दूसरे चश्मे कैप्टन लगा दिया करता था, अब वो चश्मा भी नहीं था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उन्होंने देखा और उस पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। अब उसका रीज़न ये पूछते कि भाई आखिर ये मूर्ति पे चश्मा क्यों नहीं है। 2 साल तक अगर कोई चीज़ हम देख रहे हैं और एकदम से उसमें फ़र्क आ जाए तो हमारे अंदर तो तमाम सवाल उठेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अब वो पूछना चाहते थे, वो एक ही से पूछते थे, वो पान वाले से। तो अब वो पान वाले की दुकान बंद थी। दुकान खुली हुई, हाँ कहाँ दुकान बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। तो पान वाले की तो बंद थी ही थी, वहां पर जितनी दुकानें थी सब बंद थी, जिस कारण हालदार साहब इसका कारण नहीं जान पाए कि चलो पान वाले से नहीं किसी और दुकान वाले से पूछते, तो सारी दुकानें बंद थी, तो वो कारण नहीं जान पाए कि मूर्ति पे चश्मा क्यों नहीं है। उसकी अगली बार भी जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तब भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। उस दिन तो ये चले गए भाई, मूर्ति पे चश्मा नहीं था, पान वाले की दुकान बंद, सारी दुकानें बंद। फिर उसके वहाँ उस दिन चले गए, फिर आए 15 दिन बाद। 15 दिन बाद फिर उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा तो फिर उस पर चश्मा नहीं था। किंतु आज पान की दुकान खुली थी। अब ये इनके अंदर जो जितनी भी क्यूरियोसिटी थी उसको शांत करने के लिए वो पूछते पान वाले से। तो उन्होंने क्या किया, देखा तो पान वाले की दुकान खुली थी, जिस कारण हालदार साहब ने पहले तो पान खाया और फिर धीरे से पान वाले से पूछा। अब वो गए पान वाले के पास, पहले तो पान खाया, फिर क्या पान वाले से पूछते, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। उन्होंने सीधे पूछ लिया कि भाई आज चश्मा क्यों नहीं है, इतने दिनों से तो डेली चश्मा, अब आज चश्मा क्यों नहीं है। पान वाला हालदार साहब की बात सुनकर उदास हो गया। पान वाले को बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, अभी तक तो हम लोगों ने उसकी क्या एक पोर्ट्रेट की थी कि वो हर बात में हंसता था, उसकी तोंद हिलती थी, जैसे हंसे तो उसकी पेट निकला हुआ था, तो जैसे हंसे तो उसके साथ पेट भी थिरकन करता था। लेकिन आज इस सवाल के बाद जो है पान वाला उदास हो गया। अपनी धोती के सिरे से अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोला कि साहब कैप्टन मर गया। अब उसे इस चीज, अभी तक इतना हंसता मुस्कुराता व्यक्ति अपनी धोती पहनता था, धोती से उसने अपनी आंखों से को पोंछा जो उसके आंसू आए थे, और बड़े रोते हुए उसने बोला कि साहब कैप्टन मर गया, क्योंकि कैप्टन ही उस मूर्ति पर चश्मा लगाता था। अब कैप्टन मर गया। जब हालदार साहब को कैप्टन के मर जाने के बाद बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति देखने को मिलती तो वे बार बार सोचते कि क्या होगा उस राष्ट्र का जो अपने देश के खातिर अपना सब कुछ, घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, और आज की पीढ़ी उन पर हंसती है और वे इसी मौके को ढूंढती है कि कब उसका किसी तरह फायदा हो। अब पान वाले ने बता दिया कि कैप्टन मर गया, तो हमारे हालदार साहब को ये तो समझ में आ गया कि मूर्ति पे चश्मा इसी कारण से नहीं लग रहा था। लेकिन ये जानने के बाद उन्हें इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि जो कैप्टन इस मूर्ति पे चश्मा लगाता था उस पे ये दुनिया हंसती थी। तो वही उन्होंने सोचा कि भाई जो लोग देशभक्ति दिखाते हैं उन लोगों पर ये दुनिया हंसती है कि नहीं हंसती है। तो ये दुनिया उन लोगों पर हंसती है, क्या होगा उस कौम का जो उन लोगों पर हंस रही है, जो लोग अपना जीवन, अपना घर, परिवार सब कुछ छोड़कर देश के लिए लग जाते हैं। और ऐसे हंसने वाले जो देश के लिए कुछ भी नहीं करते, ऐसी कौम अब रह गई है जो हर चीज में अपना फायदा देखती है, जिन्होंने देशभक्ति तो छोड़िए, देशभक्तों के प्रति भी सम्मान नहीं रखा है। सोच सोच कर हालदार साहब दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद जब फिर से अपने काम के सिलसिले में उसी कस्बे से गुजरे, हर 15 दिन गुजरते थे, तो जिस दिन उनको पता चला कि भाई कैप्टन मर गया है, उस दिन चले गए वो, फिर उसके 15 दिन बाद वहाँ से गुजरे। तब कस्बे में घुसने से पहले ही उन्हें ख्याल आया कि कस्बे के बीचों बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अवश्य ही विद्यमान होगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि जब मास्टर ने मूर्ति बनाई तब वह बनाना भूल गया और उसकी कमी को कैप्टन पूरी करता था, लेकिन अब वो कैप्टन मर गया। अब वो बदलती, हम कहते हैं ना, हमें अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, अगर हम उस जगह से गुजर रहे हैं तो उस जगह देखते ज़रूर हैं, या कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है तो हम देखते ज़रूर हैं। अब हालदार साहब को उस कस्बे में इंटरेस्टिंग क्या लगता था, मूर्ति पे बदलते हुए चश्मे, ठीक है।
तो अब जब उसके बाद वो हर 15 दिन गुजरते थे, तो जब उन्हें कैप्टन के मर जाने की बात पता चली, उसके 15 दिन बाद फिर वो उस कस्बे से गुजरने वाले थे। तो उस कस्बे में घुसे उससे पहले ही उन्हें याद आया कि भाई वो कस्बा भी होगा, वो पान वाले की दुकान भी होगी, मूर्ति भी होगी, लेकिन उस पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मूर्तिकार यानी कि मास्टर मोतीलाल ने उस पर चश्मा बनाया नहीं, और जो उस पर चश्मा पहनाता था कैप्टन, वो मर गया। अब कौन लगाए चश्मा, तो ये कमी तो बनी रहेगी। अब हालदार साहब ने सोच लिया था कि आज वे वहां रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब ये कमी उनको खल रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, नेताजी की मूर्ति उन्हें बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लग रही थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, यानी कि मैं चौराहे पर नहीं रुकूंगा और ना ही उस मूर्ति की तरफ देखूंगा, क्योंकि मैं देखूंगा तो मुझे बड़ा तकलीफ होगी, मुझे बड़ा अफसोस होगा, तो मैं देखूंगा। पान भी नहीं खाएंगे, यहाँ तक कि मूर्ति की तरफ तो देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे, यानी कि मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं और सीधे निकल जाएंगे। उन्होंने अपने ड्राइवर से भी कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो रुकेंगे नहीं, मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं, पान खाएंगे नहीं। तो ड्राइवर से भी बोल दिया कि भाई आज हम नहीं रुकेंगे, तुम सीधे गाड़ी ले चलो, रुकना नहीं, क्योंकि आज बहुत काम है और पान भी कहीं आगे खा लेंगे। उन्होंने सीधे ही बोला कि भाई आज रुकोगे तो देर हो जाएगी, आज बहुत सारा काम है, चलो सीधे लेके और पान कहीं और आगे खा लेंगे। लेकिन हर बार की आदत के कारण, आदत से मजबूर, आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। अब उन्होंने ये चीज मन ही मन डिसाइड तो कर ली थी कि हम मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन भाई आदत से मजबूर, जो चीज हर बार करते थे इस बार कैसा ना करते। चौराहा आया और इनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई, इन्होंने मूर्ति की तरफ देख लिया। लेकिन इस बार हालदार साहब ने कुछ ऐसा देखा कि एकदम चीखे, रोको। जीप अपनी तेजी में थी। अब उन्होंने जब मूर्ति की तरफ देखा तो मूर्ति में कुछ ऐसा देखा कि जिस ड्राइवर से उन्होंने बोल दिया था कि जीप को रोकना नहीं, तुरंत उसको बोला रोको। अब ड्राइवर को तो पता था कि भाई रुकना नहीं, तो वो तो अपनी स्पीड से तेजी से जा रहा था। तो क्या हुआ, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, जिस कारण रास्ता लगे लोग उन्हें देखने लगे। अब क्या, अब जब बहुत स्पीड में जब ब्रेक मारी जाती है तो ब्रेक की आवाज़ भी बहुत तेज़ आती है गाड़ी रुकने की। अब वो जो इतनी तेज़ आवाज़ आई तो आसपास जितने लोग थे वो सभी उस जीप की तरफ देखने लगे कि भाई इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों हुई रोकने की। अभी जीप सही से रुकी भी नहीं थी कि हालदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ चल पड़े। तो मतलब पूरी रुकती स्लो ही हुई थी कि हालदार साहब जीप से कूदे पूरी तरीके से और बहुत तेजी से तेज तेज कदमों से चलते हुए मूर्ति के पास पहुंच गए और उसे ठीक सामने जाकर सावधान अवस्था में खड़े हो गए। क्या हो गए, सीधे उस मूर्ति के सामने पहुंचे और सावधान अवस्था में नेताजी की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चा अक्सर खेल खेल में बना लेते हैं। तो अब कैप्टन तो मर गया था, लेकिन आज मूर्ति पे चश्मा था और कैसा था, सरकंडे का चश्मा था। अब सरकंडा क्या चीज़ होती है मैं आपको बताती हूँ, एक ऐसी मुलायम लकड़ी जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। बच्चे, आप गांव वगैरह के बच्चे जो है ना, उससे बहुत तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो अक्सर जो है उसकी मजबूती में एक दूसरे को बट के भी बाउंड्री वॉल्स में भी लगाया जाता है, वहाँ की एक जो टेम्परेरी बाउंड्री वॉल बनाई जाए। तो उस सरकंडे से करके नेताजी की एक छोटा सा चश्मा बनाकर बच्चों ने उस मूर्ति पर लगा दिया था और उसी चश्मे को देखकर हालदार साहब इतना ज़्यादा चौंक गए थे। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए, मतलब थोड़ा इमोशनल हो गए कि अरे अब मतलब, क्योंकि अभी तक वो बड़े दुखी थे क्योंकि नेताजी की मूर्ति पे किसी तरह का चश्मा नहीं था। आज चश्मा था लेकिन छोटे छोटे बच्चों द्वारा बनाया गया, मतलब जिसके पास जितनी सहूलियत वो उस तरीके से अपनी देशभक्ति की भावना दिखा रहा था। कैप्टन के पास जो चीज़ें अवेलेबल थी, जिस तरीके से वो चश्मे का व्यापार करता था, वो बेचता था, तो उसके पास जो चश्मा अवेलेबल होता था वो उन चश्मों को लगा देता था ताकि नेताजी को किसी तरह की असुविधा ना हो। आज वो बच्चों की इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए कि चलो बड़ों में नहीं तो कम से कम बच्चों में तो वो देशभक्ति की भावना है। तो इनके इमोशनल होने का यही कारण था। इतनी छोटी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं।
यहाँ अंत में सरकंडे से बने चश्मे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर देखकर हालदार साहब का भावुक होना यह दर्शाता है कि देशभक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। हालदार साहब को लगा कि कैप्टन के जाने के बाद शायद ही कोई नेताजी के चश्मे का मूल्य जान पाए, लेकिन जब बच्चों ने नेताजी के चश्मे का मूल्य जाना तो हालदार साहब भावुक हो गए, क्योंकि अभी इस पीढ़ी में भी देशभक्ति जिंदा है और हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ी की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाले वीरों की गाथाएं सुनानी चाहिए और उनका सम्मान करना भी सिखाना चाहिए। तो कहने का सीधे सीधे तात्पर्य यहाँ है कि उस चश्मे को देखकर वो इतना इमोशनल क्यों हुए। बात ये सवाल उठता है कि आखिर सरकंडे का ही चश्मा था, तो उन्हें अभी तक जिस चीज़ का अफसोस हो रहा था कि कोई भी अब ऐसा नहीं है जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा सके, उनके सम्मान को देख सके। मतलब जो चीज़ें कैप्टन ने देखी थी, जो चीज़ें वो एक देशभक्ति की भावना से सारे काम कर रहा था, अब कोई नहीं था, तो उन्हें इस चीज़ का बड़ा अफसोस था कि अब वो लोग नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो उन्हें इस चीज़ की उम्मीद जग गई कि नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी के अंदर जो है देशभक्ति की भावना भी है, देशभक्तों के प्रति सम्मान प्रकट करने का भाव भी है। तो ये देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इसी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक अंत में ये कहते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें अपने देश की वीरगाथाओं को सुनाइए, अपने देशभक्तों के बारे में बताइए, ताकि उनके प्रति मान सम्मान बना रहे। उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं हमारे इस देश को आज़ाद कराने में, ये सारी चीज़ें बताइए, जिससे उनके अंदर ये देशभक्ति की भावना हमेशा बनी रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा एंड हुआ। तो मैंने हर एक चीज़ को आपको अच्छे से बताया, जो हमारे लेखक कहना चाह रहे थे, जो उसके पीछे का भाव था, सभी कुछ समझाने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से इस पार्ट का ये डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ ख़त्म किया। तो इस चैप्टर के अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, आपको पैटर्न पता है कि पहले हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कराते हैं, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराते हैं और फिर आपको देते हैं एक क्वेश्चन पेपर, एक प्रैक्टिस पेपर, जिसके आपको आंसर लिखने होते हैं, है ना। तो बस रेडी रहिए, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस रहेंगे, उनको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, वो काम है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जितना हो सके। अब आप कहोगे क्यों? अरे बेटा, यहाँ पर आपको सिर्फ हिंदी ही नहीं, सारे ये सब्जेक्ट का कंटेंट बेहतरीन मिल रहा है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो आप करोगे ही करेंगे ना। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे और फटाफट काम करते रहेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, सभी सब्जेक्ट्स की अच्छे से लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको, साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस पेपर तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके सोल्यूशन वीडियोस भी हम लेकर आ रहे हैं। आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आपको कोई क्वेरी हो तो इस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, ठीक है ना। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे और कुछ नया सीखते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। रेडी रहिएगा, मिलूंगी अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।